नमस्कार दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करते जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को। और इससे पहले दो वीडियो मैं बना चुका हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आप इस वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट करें, देन पार्ट 2 को कंप्लीट करें, देन इस पार्ट 3 को कंप्लीट करें। तो एक आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। साथ में मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है और टेलीग्राम चैनल है उस पर इस वाली जो वीडियो में जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, नोट्स जो भी यूज़ कर रहा हूँ, उसकी PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते जा रहे हैं इस अधिनियम को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज पार्ट 3, और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझना। और एक बार आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये समझ आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में मेरा कंटेंट समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये 11 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन, सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है इस अधिनियम की, वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। स्वामी में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मध्य या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन का या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है, और या यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अभिधारी को किराए पर दिया जाता है तो वह ऐसा किराया प्राप्त करता। तो थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। तो स्वामी का मतलब ये है कि जैसे आप खुद एक स्वामी हैं, तो आप स्वामी कब कहलाएंगे? स्वामी तब कहलाएंगे कि आप या तो आप किसी व्यक्ति से, सोसाइटी से, धार्मिक जो प्रयोजन है उससे रिलेटेड, अगर आपने कोई, आपकी भूमि है या आपकी कोई भूमि या भवन है या उसका कोई हिस्सा है, अगर उसको आपने किसी पे किराए पे दे रखा है किसी को, और आपको किराया मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्वामी हैं। और या फिर आपकी वो उस भूमि को या किसी भवन या भूमि किसी को भी किराया देते, मतलब उसको किसी को किराए पर दिया जाता और आपको किराया मिलता, तो आप क्या कहलाते? स्वामी कहलाते। तो कहने मतलब ये है, जैसे आपकी दुकान है, भूमि है, कोई हिस्सा है और आपने उसको किराए पे दे रखा है, अगर आपको किराया मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप स्वामी कहलाएंगे। तो ये पूरा मीनिंग इसका यही है। अगली बात करते हैं, जनसंख्या से जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाए, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या विपरीत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है, जनसंख्या अभी अपने पास 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े ही अपने पास हैं, तो इस वजह से 2011 की जनगणना ही यहाँ पर प्रेरित, इसका मतलब यही है। तो जनगणना से मतलब यही है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, तो अपने यहाँ पे 2011 की जनगणना हुई है, उसका मतलब यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं, विहित से इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित का मतलब है सम्मिलित, ये होता है। तो विहित से इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों में बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्वजनिक स्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी संपत्ति का न हो और जो जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगर पालिका में निहित हो या न हो, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लो आपकी गांव की कोई स्कूल हो गई, वो सार्वजनिक स्थान तक कब कहलाएगा? सार्वजनिक स्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी संपत्ति का न हो, मतलब इसकी निजी संपत्ति का नहीं होना चाहिए, और जो जनता के लिए, जैसे आप कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी उसके लिए उपभोग कर सकता है, वो खुला है हमेशा, ठीक है। चाहे वो स्थान नगर पालिका में निहित है या नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक स्थान कहलाएगा। मतलब कोई निजी संपत्ति का नहीं हो और आम जनता के लिए वो खुला हुआ हो हमेशा के लिए, और वो चाहे नगर पालिका में हो या नहीं हो क्षेत्र में, तब भी वो सार्वजनिक स्थान कहलाएगा। अब बात करते हैं लोक प्रतिभूति। राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियाँ, ये क्या कहलाती हैं? लोक प्रतिभूति कहलाती है। किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अभिव्यक्त रूप में प्राधिकृत कोई प्रतिभूति। तो ये सिंपल सा है। प्रतिभूति का मतलब थोड़ा सा बॉन्ड टाइप होता है, कागज़ का टुकड़ा मान लो एक, जो बॉन्ड टाइप होता है। तो
थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन प्रतिभूति का वैसे मतलब अलग होता है। तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार, लोक का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आप इस तरह से आपको इसको समझ सकते हैं। तो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियाँ, ठीक है, तो वो लोक प्रतिभूति हो जाएगा। या फिर किसी भी आदेश द्वारा जो राज्य सरकार उसको निमित्त करे, राज्य सरकार कोई कह दे कि भाई ऐसा आदेश में ये जो है ये प्रतिभूति है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, लोक प्रतिभूति कहा जाएगा। अब बात करते हैं सार्वजनिक मार्ग से ऐसा मार्ग अभिप्रेत है जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है। तो सिंपल बात है, जिसे इससे पूर्व नगर पालिका निधि, राज्य सरकार की निधि, केंद्र सरकार की निधि या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाए गए हैं, डामर बिछाई गई है, जल सरणियाँ या मल नालियाँ बनवाई गई हैं और मरम्मत कराई गई है, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक मार्ग का मतलब क्या हो जाएगा, वह मार्ग जिस पे कोई भी जनता को आवागमन का अधिकार है। जैसे मान लो आपकी कोई गांव की सड़क है, उस पर जनता आ रही है, जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक मार्ग हो जाएगा। या फिर उसको किसी भी नगर पालिका निधि या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब किसी गवर्नमेंट के पैसे से अगर उसको समतल करा दिया गया है, वहाँ पर पत्थर लगवा दिए गए, डामर रोड बनवा दी गई है या नालियाँ बनवा दी गई हैं, तो और यह मरम्मत करवाई गई है, तो वो भी क्या है, एक सार्वजनिक मार्ग है। और या फिर इस अधिनियम में कोई भी ऐसा उपबंध कर रखा है कि वहाँ पर रोड बनेगा गवर्नमेंट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा, तो वो भी एक सार्वजनिक मार्ग की श्रेणी में आता है। कूड़ा करकट से धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े, किसी भी प्रकार का कोई कचरा जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, अभिप्रेत है। मतलब कूड़ा करकट से मतलब क्या है, यहाँ पर इस अधिनियम में अगर कहीं पे भी कूड़ा करकट आपको सुनाई देगा, तो कूड़ा करकट से मतलब है धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े या किसी भी प्रकार का जो कोई कचरा जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, मतलब ऐसा ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, तो वो कूड़ा करकट कहलाएगा। नियम से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी नियम अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये सिंपल है। अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों में कोई भी जाति अभिप्रेत है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति का मतलब क्या है, तो जो संविधान में अनुसूचित जाति आदेश जो 1950 है, उसमें जो भी जातियां बताई गई हैं, उसमें से कोई भी एक जो जाति है वो अनुसूचित जाति में आएगी। वहीं पर अनुसूचित जनजाति से संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों में से कोई भी जनजाति अभिप्रेत है। तो यहाँ पर अगर इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति का कहीं पे भी उपयोग किया जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में जो जनजातियां बताई गई हैं, उसमें से कोई भी एक जनजाति है वो एक अनुसूचित जनजाति में आती है। शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अन्य अंतर वस्तुएं अभिप्रेत हैं। इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण भी सम्मिलित हैं। तो मल से मतलब क्या है, मल से मतलब क्या है, जो विष्ठा हो गई, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप या नाली है, वहाँ की जो अंतर वस्तुएं हैं वो हैं। साथ में अगर कोई व्यवसायिक कॉमर्शियल बहिस्राव हो रहा है या विनिर्माणशालाओं से कोई मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें निकल रही है, कुछ अपशिष्ट निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मल कहलाएगा। अब बात करते हैं राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। तो अगर यहाँ पर राज्य कहीं पर भी लिखा था इस अधिनियम में, तो उसका मतलब क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो राजस्थान का गठन हुआ है वही यहाँ पर राज्य का मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। राज्य वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में के साथ पठित अनुच्छेद 243 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत है। तो राज्य वित्त आयोग से मतलब क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में के साथ पठित अनुच्छेद 243 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या है, सीधा सीधा राजस्थान वित्त आयोग है।
जिसका गठन कहाँ से किसके हुआ है, अनुच्छेद 243 आयोग का के बारे में बताया गया है। मार्ग से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी या रास्ता विपरीत है जो जनता की चाहे स्थायी रूप से या स्थायी रूप से पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं हो, दोनों ओर स्थित नालियां या गटर, परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, चाहे ऐसी भूमि पर किसी भी बरामदे या अन्य उपसंरचना का भाग जैसे आगे निकला हो, प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति हो या वहां आना जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः या अंशतः बाधित हो, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उसमें संलग्न किसी संपत्ति का अधिभोगी हो या नहीं हो, किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक जाने या वहां से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो। तो मार्ग का मतलब सीधा सीधा ये है कि थोड़ा सा इसको समझने का ये है कि अपने जो आसपास जो चीज़ें हैं आपके क्षेत्र में उनको थोड़ा सा उसे रिलेट करके देखें। तो मार्ग से कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी, रास्ता विपरीत है। तो कोई भी आपका नगर पालिका क्षेत्र में जानते हो तो वहाँ पर जनता की हो, चाहे अस्थायी रूप से स्थायी रूप से आवाजाही हो, पहुँच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं हो, है ना। और उसमें क्या क्या सम्मिलित हैं, दोनों ओर क्या हो, चाहे नालियाँ हों, ठीक है, उसमें भूमि पर किसी भी बरामदे, अन्य उपसंरचना का भाग आगे निकला हुआ हो, वो भी एक मार्ग में आएगा। प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति की हो या वहाँ जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा पूर्णतः बाधित हो, वह भी मार्ग की श्रेणी में आएगा। यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उससे संलग्न किसी संपत्ति अधिभोगी हो या नहीं हो, किसी सार्वजनिक स्थान या आम रास्ते तक आने या वहाँ से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो। तो ये सारे क्या हैं, मार्ग में आएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, आप पढ़ लेना। उपविभाजन से भूमि के किसी खंड या टुकड़े का दो या दो से अधिक मार्गों में विभाजन अभिप्रेत है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है उपविभाजन है तो उसका मतलब क्या है कि जो भूमि, कोई भी भूमि है उसका अगर एक से अधिक टुकड़ों में, दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजन कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा, उपविभाजन बोला जाएगा। कर से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहण कोई पथकर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लाभ सम्मिलित हैं। अगर यहाँ पर कर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम के अधीन अगर कोई भी रास्ते का जो कर है, पथकर है, रेट या उपकर है, फीस कुछ भी लगाई गई है तो वो क्या है, कर कहा जाएगा उसे, ठीक है। कोई संक्रमणशील क्षेत्र, कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से भारत के संविधान 243 के अनुच्छेद 243 के अधीन निर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है। तो अगर कोई संक्रमणशील क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है या कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है या कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है तो वो सीधा सीधा भारत के संविधान में जो 243 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्षेत्र है तो उसका मतलब उससे है, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ ध्यान रखना है अनुच्छेद 243 है, ये इससे रिलेटेड जो भी निर्दिष्ट कोई क्षेत्र बताया हुआ है तो वो क्या आएगा, संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में उसको शामिल किया जाएगा। नगरीय भूमि से नगरीय विकास के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके वयन पर रखी गई कोई भूमि अभिप्रेत है। नगरीय भूमि से नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए, सबसे पहली बात है नगरीय भूमि के लिए नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ का कोई स्थानीय प्राधिकारी है उसके वयन पर रखी गई कोई भूमि अभिप्रेत, मतलब अगर कोई नगरीय भूमि का मतलब ये होगा कि अगर नगरीय विकास के लिए उसका उद्देश्य नगरीय विकास है और उसके लिए कोई भूमि है जो अधिकारी ने उसको उसके उपयोग के लिए रखने का सोचा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, नगरीय भूमि कहा जाएगा। यान में साइकिल, 3 पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार, पहिएदार, ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयोग किया जाता है या किए जाने योग्य हो। तो यान अगर यहाँ पे लिखा आता है तो साइकिल हो गई, 3 पहिया साइकिल, स्वचालित मोटर कार, पहिएदार, कोई भी ऐसा वाहन है जो सार्वजनिक मार्ग पर यूज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसको यान कहा जाएगा। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष से क्या अभिप्रेत है। नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में उपसभापति और नगर निगम के मामले में उप महापौर को उपाध्यक्ष यहाँ पर बोला गया है। तो उपाध्यक्ष क्या है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपाध्यक्ष हो गया, नगर परिषद है तो वहाँ पर उपसभापति को उपाध्यक्ष कहा जाएगा, नगर निगम का उपाध्यक्ष कौन होता है, उप महापौर होता है। ग्राम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ग्राम अभिप्रेत है। अगर यहाँ पे कोई ग्राम लिखा हुआ है तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 के खंड 6 है उसमें कोई भी ग्राम बताया गया है वो उसकी परिभाषा ग्राम बताई गई है।
सेम वो ग्राम वही है यहाँ पर। वार्ड से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड अभिप्रेत है। वार्ड समिति से धारा 54 में निर्देशित वार्ड समिति अभिप्रेत है। अपशिष्ट प्रबंधन में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन शामिल है। तो अपशिष्ट प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कोई नगरपालिक ठोस है, ठोस अपशिष्ट है, तो उसका संग्रहण करना, फिर उसको अलग अलग करना, पृथक करना, फिर उसको भंडारण करना, स्टोर करना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना, फिर उसको रिसाइकलिंग, प्रसंस्करण करना और उसको फिर व्ययन करना, ये सारे अपशिष्ट प्रबंधन में आते हैं। पूर्ण संख्या या कुल संख्या से जब किसी नगरपालिका के सदस्यों के संदर्भ में प्रयुक्त की जाए तो धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क के उपखंड 2 के अधीन निर्दिष्ट सदस्यों को अपवर्जित करते हुए तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या अभिप्रेत है। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर पूर्ण संख्या और कुल संख्या अगर कहीं पे लिखी हुई है तो नगरपालिका के सदस्यों में जो इस धारा के अधीन कुछ मतलब नाम निर्देशित सदस्यों को हटा के जो भी पद धारण करने वाले सदस्य हैं उनको उनकी कुल संख्या क्या कही जाएगी, उनकी जो कुल संख्या है वो पूर्ण संख्या कही जाएगी। मतलब ये है कि धारा 6 के अधीन कुछ नाम बताए गए हैं उनको हटा दें तो जो भी सदस्य हैं नगरपालिका के या नगर परिषद के या नगर निगम के, तो उनकी कुल संख्या क्या कही जाएगी, पूर्ण संख्या या कुल संख्या। तो ये चैप्टर 1 इसका अध्याय 1 है वो कंप्लीट हो चुका है इस वाली वीडियो में। अब अध्याय 2 है, वहाँ पर क्या बताया गया है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाए डायरेक्ट आपके अध्याय 2 में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो सबसे पहली बात है नगर पालिकाओं का परिसीमन। राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगर पालिका घोषित कर सकेगी या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर सकेगी या किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे दिया हुआ है, सारी कंडीशंस दी हुई हैं, वो अपन आगे कवर करेंगे। इसमें बस जानने वाली बात है कि अगर नगर पालिकाओं का जो परिसीमन है वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार क्या करती है, किसी भी जो स्थानीय क्षेत्र है उसको जो नगर पालिका की सीमा के भीतर नहीं है उसको भी नगर पालिका घोषित कर सकती है। किसी क्षेत्र को नगर पालिका जो स्थानीय क्षेत्र है उसको नगर पालिका से बाहर निकाल सकती है, हटा सकती है, अपवर्जित कर सकती है और किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर सकती है। तो यहाँ पर जो पावर दी गई है वो राज्य सरकार के पास है। तो इससे आगे जो कंडीशंस दी हुई है वो अपन अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।